स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस ब्रांच में जो है वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया जाता है फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शंस फॉरवर्ड चल रही है उससे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसकी स्टडी होगी, और वापस से उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हुए अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दैट फुल स्टडी विल बी डन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब शॉर्टली अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें लिख देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द branch of thermodynamics deals with study of change in electric energy to chemical energy and vice versa, यानी कि इसका अपोजिट भी अपन कर सकते हैं, वाइस वर्सा। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन की जो स्टडी करते हैं उसको अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यानी कि हमारे पास में दो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, एक तो होगा आपके पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी और ये आपकी कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, और केमिकल एनर्जी वापस जो है वो आपकी कन्वर्ट हो सकती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें जिस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी उस डिवाइस को अपन बोलेंगे सेल। यानी कि अब हमें सेल को डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज सेल। तो आप कहेंगे सेल इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस, सेल इज द डिवाइस which is used to convert। अब कन्वर्ट के अंदर वापस आपका क्या होगा, ये चीज आ जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, और इसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, अब ये डिवाइस किस तरह की होगी, तो इसके अंदर अपन टाइप ऑफ सेल स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब अपन सीखते हैं टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है टाइप्स ऑफ सेल। सेल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो सेल जो डिवाइस है वो टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा, और एक को अपन बोलेंगे गैल्वेनिक सेल को आप वोल्टेइक सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, डैनियल सेल भी कह सकते हैं इसको, डैनियल सेल। ठीक है, तो ये सब सिनोनिम्स है इसके। तो सेल के दो मेजर पार्ट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक, क्योंकि एक ही सेल दोनों वर्क नहीं कर सकता। तो अपना सेल का जो यूज क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए जिस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी उस डिवाइस को अपन क्या बोलेंगे, सेल। तो सेल इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल और वाइस वर्सा। अब इसमें दो अलग अलग आपके पास डिवाइस होगी, जो एक इस वर्क को करेगी और एक इस वर्क को करेगी। इलेक्ट्रो नाम से देखो, इसमें ट्रिक है, इसका पहला लेटर ले लीजिए ई और उधर से आपका सी का पहला लेटर ले लीजिए सी। तो देखिए एनर्जी कॉमन वर्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू सी फॉर केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब आपसे पूछेंगे डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में E2C याद रखना है, तो आप क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, द सेल which is used to convert only electric energy to केमिकल एनर्जी। इसमें वाइस वर्सा नहीं होगा, ये सेल सिर्फ एंड सिर्फ वन डायरेक्शनल वर्क करेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को सिर्फ ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इसका अपोजिट, जैसे एक आपको याद हो गया तो दूसरा उसका अपोजिट है, फिर भी आप इसमें सेल से ट्रिक ले सकते हैं। जैसे सेल की स्पेलिंग आपके पास में, ठीक है, कंप्लीट ले लीजिए और इसमें C2E
तो इसमें जो होगा वो आपका आएगा C2E, ये इसकी ट्रिक है। यानी कि अब अपन कहेंगे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल क्या है, द सेल, इसमें आ जाएगा द सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट, सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट, सी को क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी, क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको अपन गैल्वेनिक, वोल्टेइक या डैनियल सेल बोलेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से वर्क करता है और इसकी क्या केमिकल रिएक्शंस है। तो अभी अपन देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, E2C, यानी कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपका कन्वर्ट करेगा केमिकल। अब ये कैसे होगा, तो देखिए इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे वर्क करेगा। तो इसके अंदर आप सबसे पहले एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, उस बीकर के अंदर आप 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोड को अपन नाम दे देंगे कैथोड एंड एनोड्स। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेस कर दीजिए, वन विल बी कैथोड एंड अदर विल बी नोन एज एनोड। तो ये 2 इसके अंदर आपके पास में इलेक्ट्रोड प्लेस कर दीजिए इसके अंदर। तो ये आपका एक स्मॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार हो गया, ठीक है। इसमें से एक को आप नाम दे देंगे एनोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड इलेक्ट्रोड, और दूसरी वाली होगी उसको बोलेंगे कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना है कौन सी प्लस और माइनस होगी, इसके लिए भी आप ट्रिक याद रखिए। एक चीज याद रखोगे सारा याद हो जाएगा, जैसे कैटाइन की स्पेलिंग याद रखो, सिर्फ कैटाइन की स्पेलिंग में स्टूडेंट्स टी आता है और टी को प्लस मान लीजिए, ठीक है। तो कैटाइन कैसा होता है, प्लस। तो अब कैटाइन का ऑपोजिट होती है कैथोड, यानी कि कैथोड का चार्ज इन जनरल कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब कैटाइन का अपोजिट कौन होता है, एनाइन, नेगेटिव, और एनाइन की अपोजिट कौन होगी, एनोड, तो कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो इसीलिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखें। तो इस तरह से आप सिर्फ कैटाइन का टी याद रखिए। तो कैटाइन का अपोजिट आपकी कैथोड होगी और कैटाइन का अपोजिट एनाइंस होगा, एनाइन का अपोजिट वापस एनोड हो जाएगी। तो एक सिंपल वे है याद रखने का। तो कैटाइन में क्या याद रख लेंगे, TnT4 प्लस, है ना। तो एनोड कैसा हो गया आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज इन जनरल। कैथोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसके चार्ज, इसको अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे तो ये सेल वर्क करना शुरू कर देगा। अब इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी सब्सटेंस का करना पड़ेगा ताकि हम क्योंकि अपन जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमारे जो केमिकल होंगे वो कैथोड एनोड पर आयंस से न्यूट्रल फॉर्म में डिपॉजिट होंगे एंड डिपोजिशन ऑफ दैट केमिकल इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो अब जैसे सपोज इसके अंदर आपने स्टूडेंट्स कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट आप काम में ले सकते हैं, जैसे NaCl आपने लिया, ठीक है। तो NaCl क्या होगा, NaCl को जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे तो ये स्ट्रांग है तो ये 100% आपका क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा Na++Cl। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन, है ना। तो आयोनाइजेशन बोलेंगे। अब जब हम इसकी आयोनाइजेशन के बाद में जब इसकी रिएक्शंस देखेंगे स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन में 2 पार्ट होंगे, रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड, ये आपकी एनोड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जैसे ही आप NaCl ऐड करेंगे तो Na और Cl का आयोनिक फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। अब ये आयंस अपने से अपोजिट चार्ज पे माइग्रेट करेंगे, जैसे आपका Cl- है तो ये आपका माइग्रेट करेगा एनोड पे, और आपके जो सोडियम्स होंगे जितने भी, ये सोडियम माइग्रेट करेंगे किस तरफ, कैथोड की तरफ। एक चीज और परमानेंट याद रखिए स्टूडेंट्स, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इस बात चाहे को दुनिया का कोई भी सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, चार्ज चेंज हो सकता है लेकिन वर्क कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए हमेशा पहले ऑक्सीडेशन के फिनोमेनॉन को लिखा जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड की रिएक्शन हमेशा सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसीलिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो पहले आपको ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन करना है। तो रिएक्शन एट एनोड, तो देखिए स्टूडेंट एनोड पे कौन माइग्रेट कर रहा है, Cl। तो ये Cl हो गया। Cl क्या करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी इस तरह से, लेकिन चूंकि एक Cl एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके आउट हो जाएंगे। तो लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस भी, क्लोरीन भी अपने आप में केमिकल है, इट्स स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी है। इसी तरह से ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरी रिएक्शन जो होगी वो आपकी रिएक्शन एट कैथोड। कहां पे लेंगे इसको? कैथोड पे रिएक्शन लेंगे, और कैथोड पे हमेशा आपका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो देखिए कैथोड पे कौन गया? तो कैथोड पे चार्ज कैसा आपका? नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज से कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। तो ये सोडियम जब यहां पे आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन आपके इसके रिलीज हुए वो इलेक्ट्रॉन इस सोडियम को अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट करते ही उसका क्या कराएंगे? रिडक्शन। 2 मोल ले लीजिए, क्योंकि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका सोडियम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये एज ए केमिकल एनर्जी स्टोर होगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली इस सेल के अंदर अपन कह सकते हैं लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, लिबरेशन ऑफ गैस और डिपोजिशन ऑफ सोडियम, है ना। तो ये दोनों जो है, ये दोनों कंपोनेंट आपके किसका काम कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी का। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज होते हुए केमिकल स्टोरेज हो रहा है। तो ये जो सोडियम होगा ये आपका इसकी सरफेस पे डिपॉजिट होता जाएगा, और ये दूसरी वाली जो क्लोरीन है ये गैसियस फॉर्म में यहाँ पे बबल्स बन जाएंगे। तो ये Cl2 गैस जो होगी वो यहाँ पे इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी, Cl2 ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें जो यूजेस है स्टूडेंट्स, इसको ऑर्डिनरी लाइफ में यूज नहीं होता, लेकिन इसका जो मेजर यूजेस है वो आपका मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है इस सेल का, मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। और बाकी जो गैल्वेनाइजेशन वगैरह आप जो करते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो भी इसमें हो जाएगा। तो मोस्टली इसको मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो स्टूडेंट्स अपना सेकेंड टाइप जो सेल है वो है गैल्वेनिक सेल, या इसको अपन बोलते हैं डैनियल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था? इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी चेंजेस था, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? दिस सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू, ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इसमें रिवर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक का। अब ये सेल वर्किंग कैसे करेगा? तो इसका एक डायग्राम देखिए स्टूडेंट किस तरह से होगा। तो इसमें डैनियल सेल की जो डिजाइनिंग आप करेंगे उसमें 2 हाफ कंपार्टमेंट आपको लेने हैं। कितने? 2 हाफ कंपार्टमेंट आप इसके अंदर लेंगे, ठीक है। 2 बीकर ले लीजिए, और इन दोनों बीकर को आपस में कनेक्ट करेंगे अपन 2 अलग अलग सर्किट से, जिसको इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट। ये आपके 2 बीकर हो गए। इस बीकर के अंदर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लीजिए। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड आपकी, जैसे ये आपके लेफ्ट साइड में है तो एक तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड बन जाएगी, और इस इलेक्ट्रोड को आप वोल्टोमीटर से लिंक करते हुए दूसरी साइड में लेंगे, और इसको आप बोलेंगे, ये आपके चूंकि राइट साइड में आ रही है तो इसको आप नाम दे देंगे राइट इलेक्ट्रोड, ठीक है, राइट इलेक्ट्रोड इसको कह दीजिएगा। तो ये आपका डायग्राम जिसमें इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए गए। तो इसमें इस साइड में जो होगा इसको मोस्टली अपन जो प्लेस करेंगे, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, और लेफ्ट इलेक्ट्रोड को अपन को बोलना है एनोड, ध्यान रखिएगा एनोड, ठीक है। और इसके बाद में इस साइड की जो होगी इसको अपन बोलेंगे राइट इलेक्ट्रोड, और राइट इलेक्ट्रोड के अंदर आपको नाम देना है कैथोड, इसको कैथोड बोलेंगे, ठीक है, कैथोड। और जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड एनोड जो बनती है वो अभी अपन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है एनोड पे, इलेक्ट्रोड उसी की बनती है एनोड, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल आपको सेलेक्ट करनी है, मोर रिएक्टिव मेटल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल जिंक हो सकता है। ये आपकी जो होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल होगी, जैसे आपने एग्जांपल में कॉपर ले लिया, ठीक है। और अब इसको एक और लिंक जोड़ना, जिसको बोलेंगे अपन इसके अंदर ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को लिंक करने के लिए इसके अंदर आप एक यू ट्यूब लेंगे, और इस यू ट्यूब से इस सॉल्ट ब्रिज को दोनों सेल के बीच में ऐसे लिंक कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो सॉल्ट ब्रिज, तो इसको क्या नाम दोगे आप? सॉल्ट ब्रिज,
सॉल्ट ब्रिज नाम दे दीजिए। और इसके ऊपर जो कॉर्क लगाएंगे सोल्यूशन फिल करने के बाद में, तो ये जो कॉर्क होगा आपका ये अगर अगर का होगा, है ना। कॉर्क विल बी मेड अप ऑफ अगर अगर, तो इसको आप अगर अगर का कह दीजिए। जो आप कॉर्क लगाएंगे तो दैट इज अगर अगर। और इसके अंदर जो सॉल्यूशंस फिल करेंगे आप, दैट सॉल्यूशन विल नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या लिखोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, या NH4Cl ले सकते हैं। इसका कोई भी सैचुरेट सोल्यूशन देखिए मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाए वहां तक एक सोल्यूशन आप इसके अंदर तैयार करेंगे और फिर इसको यूट्यूब में फिल कर देंगे। ऐसे पहले स्ट्रेट रखेंगे, फिल करने के बाद इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। और इन दोनों साइड के अंदर आप एक सॉल्ट लेंगे जो उसी मेटल की नेचर का सॉल्ट, जैसे आपकी एक साइड में अगर जिंक मेटल आपने सेलेक्ट किया है तो उसमें जिंक सल्फेट सॉल्ट काम में लेंगे, और एक साइड में अगर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड, तो जिसकी इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्ट काम में लेना है ZnSO4। तो इसके अंदर जो सॉल्ट फिल करेंगे वो Zn कॉपर है, तो कॉपर के अंदर जो सॉल्ट फिल होगा वो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो ये इसमें आपका कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। और चूंकि सॉल्ट है तो इट्स ऑब्वियस ये आयोनिक फॉर्म में रहेगा, Zn+2 और SO4-2, इसमें भी ऐसा ही होगा, आयोनिक फॉर्म में रहेगा। तो कॉपर +2 और SO4 2-। तो ये आपका एक लेबल डायग्राम ऑफ डैनियल सेल तैयार हो गया। अब ये वर्किंग कैसे करेगा स्टूडेंट, ठीक है, तो वो अपन वर्किंग देखते हैं। वर्किंग के लिए स्टूडेंट सबसे पहले अपन को सीखनी पड़ेगी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो पहले मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, साइड में लिख दीजिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अलग अलग ट्रिक्स हो सकती है, जैसे इसमें ट्रिक से याद कर लीजिए PS के बाद CMA को बोल दो कम्मा, CMA कम्मा, ZIT को बोल दीजिए जिट, LH को बोल दीजिए LH ही रहेगा, और COME को बोल दीजिए कॉमे, और लास्ट हो जाएगा सिगपत, सिगपत एक नाम हो जाएगा पूरा। तो क्या हुआ PS, देख लीजिए ध्यान से इसको, PS कम्मा जिट ZIT, LH कॉमे सिगपत, ठीक है। अब देखो P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, Ca कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, T फॉर टिन, L फॉर लेड, और हाइड्रोजन जो होगा ये SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा जो दोनों रिएक्टिविटी सीरीज को डिफरेंशिएट करेगा। और ये आपकी CO जो होगा यहाँ पे कॉपर को इंडिकेट करेगा, Me मरकरी को इंडिकेट करेगा, SI जो होगा वो आपका सिल्वर को इंडिकेट करेगा, G आपका गोल्ड होगा, और लास्ट में आपका प्लेटिनम होगा, ठीक है। तो ये मेटल रिएक्टिविटी से जितना आप स्टूडेंट्स इसमें टॉप की तरफ जाएंगे उतनी ही मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें अपन लिख सकते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो आप जब हम डैनियल सेल को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस डैनियल सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपकी जो मेटल सेलेक्ट होनी चाहिए वो इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे होगी। इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे अपन इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करने के लिए देखिए, जो एक तो जैसे आपने सपोज जिंक सेलेक्ट किया, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड आपने काम में ली, तो जिंक इलेक्ट्रोड तो ये रहा आपका जिंक रिएक्टिविटी में। दूसरा क्या लिया आपने, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो ये रही आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसमें देखो जिंक जो जितना अबव होगा वो उतना ही ज्यादा, तो जिंक यहाँ पे मोर रिएक्टिव है और मेटल ये कॉपर आपकी यहाँ पे लेस रिएक्टिव है। याद रहे स्टूडेंट, जो मोर रिएक्टिव होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए वो हमेशा एनोड का वर्क करेगा। तो ये आपका मोर रिएक्टिव एनोड का वर्क करेगा और लेस रिएक्टिव हमेशा कैथोड का वर्क करेगा। और एनोड पे मैंने बताया था आपको ऑक्सीडेशन होगा, जबकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो ये इसका आपका एक कोई भी डैनियल सेल में कोई भी मेटल सेलेक्ट कर सकते हैं, बस एक लेस रिएक्टिव होनी चाहिए और एक मोर रिएक्टिव होनी चाहिए। तो आप देखिए वर्किंग कैसे करेगा। तो ये जो एनोड होती है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव है, तो सबसे पहले जैसे ही इसमें आप की वगैरह फिल कर देंगे तो इसमें वर्किंग जब शुरू होगी तो ये जो जिंक के स्टूडेंट सरफेस से यहां से, तो जिंक सरफेस धीरे धीरे जिंक आयंस की फॉर्म में इस सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे।
आयंस की फॉर्म में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस रॉड पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। और चूंकि एक्यूमुलेशन कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे जैसे जिंक आयंस फॉर्म होकर सॉल्यूशन के अंदर आते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, और सरफेस पे जब एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे हमेशा एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो देखो एनोड यहां पे नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड होने का रीजन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जैसे ही आपके कैथोड पे आएंगे तो इस सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स जो भी आपके कॉपर सल्फेट के आयंस है, तो इस सोल्यूशन में जितने भी आपके कॉपर आयंस, क्योंकि कॉपर रिलीज तो नहीं हो सकता, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर आयंस जो होंगे स्टूडेंट्स ये आपके इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ रहे उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए ये अपना रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन होते ही ये कॉपर जो होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो डिपोजिशन ऑफ कॉपर जो हो रहा है ये प्रूव करता है कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अब अपन अगर कोई इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो जैसे ये हाफ कंपार्टमेंट है, दूसरा हाफ कंपार्टमेंट है, तो पहले हाफ सेल रिएक्शन है ना। हाफ सेल रिएक्शन में पहले जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट्स, पहले हमेशा किसकी लिखेंगे? एनोड की पार्ट लिखेंगे। तो एनोड पे क्या हुआ? ये रहा आपका जिंक रिलीज हुआ, तो अपन कह सकते हैं रॉड का जो जिंक था वो जिंक आपका Zn2+ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये आपकी हाफ सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है। और इसी के साथ में दूसरी जो आपकी हाफ सेल रिएक्शन होगी वो कहां होगी? कैथोड पे, है ना। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। तो रिडक्शन वाली रिएक्शंस में क्या लिखेंगे अपन? ये जो कॉपर आएंगे ये रॉड की तरफ मूव हो रहे हैं, और जैसे ही ये कॉपर रॉड पे पहुंचेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये डिपोजिशन ऑफ कॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो विदाउट इलेक्ट्रॉन जो भी लिखते हैं उसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। क्या नाम देंगे उसको? नेट सेल। नेट सेल में क्या करना? लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट को लिखना, इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट नहीं करना है। तो इस साइड में कौन है? जिंक, और इधर क्या है आपका? कॉपर 2+, ठीक है। और इसके बाद में दूसरी साइड में क्या है आपका? जिंक आयन, जिंक +2, और ये हो जाएगी आपकी कॉपर न्यूट्रल। तो ये कहलाती है नेट सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? नेट सेल रिएक्शन कहलाएगी पूरे डैनियल सेल की। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? जैसे आपने सपोज सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लिया, सॉल्ट ब्रिज, ओके। तो अब जैसे ही ये जिंक इस रॉड से डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन में आता है तो सबसे पहले तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो नेगेटिव चार्ज हो गई आपकी इलेक्ट्रोड। और चूंकि स्टार्टिंग के अंदर आपका जिंक सल्फेट था तो जिंक आयन और सल्फेट आयन इक्वल थे, लेकिन जैसे ही इस रॉड से डिसॉल्व होकर के जिंक आयंस आने लगे तो आपका सोल्यूशन हो गया पॉजिटिव चार्ज। यानी कि लेफ्ट अगर इस हाफ कंपार्टमेंट की बात करें तो इस कंपार्टमेंट के अंदर आपका जो सोल्यूशन होता है वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रोड होती है वो एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और इसकी इन दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, तो इसको अपन चूंकि इस साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस साइड में हमेशा ओपी डेवलप होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है। और इस साइड में अपोजिट में देखिए, जैसे यहाँ पे आपके कॉपर और सल्फेट आयन इक्वल थे स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन चूंकि कॉपर सारे के सारे इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो गए तो ये सोल्यूशन में कौन रह गया? सल्फेट। तो सल्फेट रिमेन्स बचा, इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो तो रह गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और ये सारे कॉपर जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए आएंगे तो सारे कॉपर का एक साथ रिडक्शन नहीं होगा, तो कुछ कॉपर यहाँ पे होल्ड करेंगे इसी जगह पे, तो यानी कि सराउंडेड में एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर आयन हो जाएगा। तो सारे कॉपर का एक साथ रिडक्शन नहीं होगा, तो बाकी कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में एडजॉर्ब फॉर्म में रहेंगे। तो इस साइड में जो कॉपर आपके रहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर आयन एट कैथोड रॉड, तो इलेक्ट्रोड पे होंगे, तो ये आपकी पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन सॉल्यूशन का नेगेटिव और
इस रॉड का पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे आरपी, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस साइड में आपका क्या डेवलप होता है, और इन दोनों पोटेंशियल का सम अप आपका सेल पोटेंशियल कहलाएगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे दो हाफ सेल के अंदर अलग अलग पोटेंशियल डेवलप होता है। अब आता है वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, तो वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज पहले तो है क्या, तो अपन ने क्या कहा, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, KCl KNO3 NH4Cl में से हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग क्या, तो स्टूडेंट जैसे ही आपका जिंक यहाँ पे डाउन में आता डिसॉल्व होकर के आयंस की फॉर्म में, तो इस सोल्यूशन में एक +2 का चार्ज बढ़ गया। तो सोल्यूशन का न्यूट्रल होना जरूरी है ताकि एक्सटर्नल सर्किट आपका वर्क करता रहे, क्योंकि नहीं तो इलेक्ट्रॉन वापस अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में इस जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, तो जैसे ही जिंक +2 सोल्यूशन में आता है तो उसके रेस्पेक्ट में आपके इस सोल्यूशन से 2 क्लोरीन रिलीज हो जाएंगे, ताकि +2 को -2 से न्यूट्रल किया जा सके। ठीक है, इस साइड में क्या होगा, एक कॉपर अगर आपका इलेक्ट्रोड पे जाके रिड्यूस हो जाता है तो इस सोल्यूशन में +2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उसको पूरा करने के लिए इस साइड में आपका रिलीज हो जाएगा पोटेशियम के 2 आयन। तो यहां पोटेशियम आयन रिलीज होकर के कॉपर की डेफिशिएंसी को पूरा करके सोल्यूशन को न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, और इस साइड के अंदर रिलीज ऑफ क्लोरीन होकर के जिंक के रेस्पेक्ट में आपका सोल्यूशन को न्यूट्रलिटी फॉर्म, यानी कि अपन कह सकते हैं सॉल्ट ब्रिज यूज्ड टू मेंटेन आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो अपन लिख सकते हैं सॉल्ट ब्रिज जो होगा क्या करता है, मेंटेन आयोनिक इक्विलिब्रियम in between two half compartment of cell हो जाएगा। तो इसमें ये मेंटेन रखता है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। यस स्टूडेंट्स, अब फाइनली जब डैनियल सेल का आपका वर्किंग कंप्लीट होगा तो उसका अपन सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेल पोटेंशियल के लिए हमेशा तो E से रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल को, तो E सेल इक्वल टू आपके हो जाएगा हमेशा राइट पोटेंशियल और लेफ्ट पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो इसको अपन बोलेंगे सेल पोटेंशियल। राइट कौन सी होगी, कैथोड। तो कैथोड के पोटेंशियल को पहले लेना है। लेफ्ट इस साइड की थी, कौन सी थी, एनोड, है ना, इस तरह से। और कभी आप अगर इस तरह से भूल भी जाते हैं कि कौन सा रेफ्लेक्स की ट्रिक है, तो ट्रिक देखिए। तो डैनियल सेल को सबसे पहले तो कैसे डिजाइन करते, तो वो देख लीजिए। डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन, इससे आपको आइडिया हो जाएगा डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं थ्योरेटिकली। तो डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, वो है डैनियल सेल इज नथिंग इज जस्ट ABC। बस इतना सा याद रखिए, आपको डैनियल सेल का कंसेप्ट पता लग जाएगा। ए जो होगा स्टूडेंट्स, यह आपके एनोड को इंडिकेट करेगा। बी होगा वो सॉल्ट ब्रिज, है ना, सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करेगा। और सी के क्या हो जाएगी आपकी कैथोड। तो अब देखो, आप अपने आप को ब्रिज पे रखिए, तो ब्रिज से इस साइड में आपका ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो गया। तो ये जो एनोड है ये आपकी कौन सी कहलाएगी, लेफ्ट इलेक्ट्रोड। और ये जो कैथोड होगी ये आपके राइट साइड में आ रही, इसीलिए इसको बोलेंगे राइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करने से पहले कैसे याद रखें। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, तो रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट, जैसे सपोज आपने कोई रिएक्शन ली तो उसमें सबसे पहले कौन सा लिखना, एनोड। तो अभी आपने जैसे जिंक कॉपर लिया, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, तो इसके अंदर ABC फॉर्म में लिखना। तो ए सबसे पहले एक हाफ कर्व बनाएंगे, और उसके एनोड के ऊपर इसमें अपोजिट होता है। एनोड कौन सी होती है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड कैसी होती है, वो एक्यूमुलेशन की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर आयंस। तो इसको हाफ कर्व में माइनस लिख देंगे, तो ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एनोड पे क्या होता है, जिंक न्यूट्रल होता है पहले, और फिर वो सोल्यूशन के अंदर आता है, तो अपन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और हमेशा आयंस चूंकि आपके किस में रहते हैं, सॉल्वेंट में रहेंगे, और सॉल्वेंट में जो आयंस रहेंगे आपके वो कंसंट्रेशन की फॉर्म, इसीलिए जो भी आयंस होंगे उस साइड में ब्रैकेट में आप हमेशा कंसंट्रेशन C लिखेंगे। ये तो हो गया आपका एनोड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आएगा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा डबल पैरेलल लाइन खींचनी है ऐसे। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब किसका करेंगे, कैथोड का। तो कैथोड में क्या होता है, कॉपर आयंस जो होते हैं वो रॉड पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसका मतलब कॉपर पहले आपका
आयंस की फॉर्म में। तो आयंस की साइड में कंसंट्रेशन लिख देंगे, जो भी मोलर होगा सिंगल लाइन लेंगे, और उसके बाद कॉपर क्या होते हैं, डिपॉजिट होके न्यूट्रल हो जाते हैं। और इसमें वापस ऐसे हाफ कर्व बना दीजिए और उसमें पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दीजिए। तो आप ये जो आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल रिएक्टिविटी। और ये वाला जो है, इस साइड में क्या डेवलप होता है, ओपी, ओपी यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस साइड में क्या डेवलप होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और इन दोनों पोटेंशियल्स को अपन फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कहलाएगा सेल पोटेंशियल। अब इसमें स्टूडेंट्स डैनियल सेल में जरूरी नहीं है कोई भी ले सकते हैं, कोई भी सेल जब बनाएंगे तो आपको फिर से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, कोई भी सेल का डिजाइन होगा वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पे ही डिपेंड करेगा। और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या आ गया आपका, सबसे पहले पी का मतलब पोटेशियम है ना, पीएस, तो ये तो हो गया पोटेशियम सोडियम, पीएस। फिर कम्मा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, कम्मा पिछले वाले देखिए, ठीक है, ये कम्मा। जिट क्या आएगा, जिंक, आयरन और टिन, ये जिट हो गया। एलएच में लेड और एसएचई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगी, एसएचई स्टैंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनएचई नॉर्मल कह सकते हैं इसको। फिर क्या आया था, कॉमे का मतलब कॉपर और मरकरी, और सिग पद का क्या हो जाएगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। और इस साइड में हमेशा रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो आपको स्टूडेंट्स अगर इसमें से सपोज अपन अगर मैग्नीशियम ले लेते हैं और मरकरी के बीच में अगर डैनियल सेल डेवलप करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब इसमें देखो ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो हमेशा एनोड बनेगा, तो मैग्नीशियम एनोड बनेगी, है ना। तो अपन अगर मैग्नीशियम और मरकरी को लेकर के अगर सेल को रिप्रेजेंट करें थ्योरेटिकली डैनियल सेल को, तो कैसे करेंगे, तो देखो जैसे ज्यादा रिएक्टिव था उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ मैग्नीशियम का जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, 2++2 इलेक्ट्रॉन, ये तो मैग्नीशियम, और ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा। और लेस रिएक्टिव कौन है, मरकरी, तो मरकरी आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और गेन करके न्यूट्रल फॉर्म में आएंगे, तो ये आपकी कैथोड बन जाएगी, ठीक है। अब इसको सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सेल में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले वही हाफ कर्व पे माइनस आ जाएगा। एनोड कौन है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या होता है, न्यूट्रल से आयंस बनता है, और ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन डबल पार्ट लाइन 4 ब्रिज हो जाएगा। और उस साइड में कैथोड पे कौन है, मरकरी, तो मरकरी हमेशा आयन से न्यूट्रल बनती है और हाफ कर्व पॉजिटिव, तो ये आपका दूसरी सेल का भी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें कोई भी वैल्यू अपन को दे देंगे तो अपन उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का अपन को जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया 0.46, ठीक है, और इसका मरकरी का अपन को दे दिया 0.32, ठीक है। और इसका सेल पोटेंशियल निकालना है तो कैसे कर देंगे अपन, ई सेल इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट कौन सी होती है, कैथोड वाली, एबीसी फॉर्म में राइट, आपके राइट साइड वाला, तो ये आपका 32 हो जाएगा, ठीक है, और इसका माइनस, और ये आपकी हो जाएगी 46, ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर इसका आंसर्स निकाल दीजिए, ठीक है। तो 6 देखो 30.32 है और ये 0.46 है आपकी, ठीक है। तो 32 का डिफरेंस कितना रह गया, 8 और ये रहेगा 6, 14, तो ये माइनस के अंदर आपका 4.14 रिमेन्स रह जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इस तरह से आप गिवन पोटेंशियल को कैलकुलेट भी कर सकते हैं डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग हमारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में एसएचई या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनएचई कह सकते हैं। जैसे अपन अभी डैनियल सेल देखा, तो डैनियल सेल में 2 हाफ कंपार्टमेंट आपने काम में लिए। अगर हमें किसी मेटल की रिएक्टिविटी का पोटेंशियल देखना है तो हम किसी एक मेटल का हाफ सेल लेके मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हाफ जो एक ऐसा सेल साथ में ज्वाइंट करना है जो स्टैंडर्ड हो और खुद का पोटेंशियल 0 शो करता हो प्लस माइनस के अंदर। तो उसके लिए हमने एक मैन्युफैक्चर किया जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में रहेगा ही। तो इसमें इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे की, आपके पास में जैसे प्लेटिनम वायर हो गया, और प्लेटिनम वायर के बाद में इसके साथ वाटर आप फिल कर दीजिए। ये जो वाटर है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में होगा, 1 मोलर का लेना है, और इसमें हाइड्रोजन गैस आप इसके अंदर फिल कर देंगे एक पर्टिकुलर 1 बार प्रेशर पे, ठीक है। तो इसका जो इनसाइड का जो प्रेशर है ये करीब 1 बार हो जाना चाहिए, और इधर जो एचाइन का जो डिसोसिएशन होकर जो H+ मिल रहे हैं ये आपके 1 मोल H+ आयन होने चाहिए। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल्स की फॉर्म में ऐसे निकलती रहेगी कंटिन्यू दोनों साइड्स के अंदर, और एक्सेस जो कुछ आयोनाइज्ड हो जाएगी, तो यहाँ का 1 बार और यहाँ का 1 मोल ऑफ एचाइन आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेंगे,
तो इस SHE का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका आपका मेंटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम, जहां पे वोल्टेज जो शो करेगी वो प्लस माइनस 0.00, यानी कि SHE का जो वोल्टेज अपन मानेंगे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इतना मानेंगे, किसका, SHE का। और इसको बोलेंगे हाफ सेल, है ना। तो ये अपने आप में एक हाफ स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा। इसको हम किसी भी मेटल के हाफ सेल के साथ में लगाएंगे तो एक कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा फुल सेल का, और फिर अपन इसका पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये पहले तो मैन्युफैक्चरिंग में ये फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड होती ब्लैक्स, और प्लेटिनम फॉइल को प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड कर देते और इस तरह से फिक्स करके इसको हाफ सेल के लिए काम में ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो चूंकि हाइड्रोजन गैस है तो गैस को प्लेटिनम के ऊपर एब्जॉर्ब कराना है, सपोर्ट देना है, तो प्लेटिनम सॉलिड, फिर एक पैरेलल लाइन लेंगे, फिर इसके ऊपर क्या आ रही है, हाइड्रोजन गैस होल्ड कर रही है तो H2 गैस, और फिर सोल्यूशन में आने के बाद H आयन की फॉर्म में, तो ये H आयन एक्वस, AQ का मतलब एक्वस, सॉलिड गैस एक्वस। ये आपका SHE को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। अब जैसे सपोज आपको किसी की साथ में इसको अटैच करके पूरा एक डेनियल सेल बिल्ड करना है, तो उसमें जैसे सपोज स्टूडेंट्स आपने जिंक लिया, ओके, तो देखो जिंक और SHE, और इसका वोल्टेज कितना है, प्लस माइनस 0.00 वोल्ट हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है, अभी देखो जिंक मोर रिएक्टिव है तो ये एनोड बनेगा, और SHE आपकी क्या बनेगी, कैथोड बनेगी। तो डेनियल सेल का इसका जब इसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो ABC होगा, ठीक है, ABC, A फॉर एनोड, तो एनोड कौन बनेगा, जिंक। तो यहाँ पे आप जिंक लिखेंगे, जिंक Zn+2 कंसेंट्रेशन, ये ब्रिज। अब कैथोड पे किसको लिखना है, लेस रिएक्टिव यहाँ पे कौन है, SHE। तो SHE का जब लिखेंगे तो हमेशा कैथोड पे पहले आइंस को लिखते हैं, इसीलिए इस साइड में जब आप लिखेंगे तो पहले हमेशा आइंस लिखेंगे। तो ये हो जाएगा H आइन AQ, जो भी कंसेंट्रेशन उसकी है, सिंगल पैरेलल लाइन, और फिर आपकी न्यूट्रल फॉर्म हाइड्रोजन गैस हो जाए। इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा होगी क्योंकि इसमें सॉलिड प्लेटिनम सपोर्ट चाहिए होता गैस को, तो ये रिप्रेजेंटेशन अपन को इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये आपका जिंक के रिस्पेक्ट में जो SHE है वो आपका कैथोड का वर्क कर रही है। पोटेंशियल निकालने का तरीका वही रहेगा आपका कि ई सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू जो होगा वो हमेशा राइट इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट, यानी कि ये आपकी कैथोड और ये आपकी एनोड हो जाएगी। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी SHE को आप कॉपर के रेस्पेक्ट में लेते हैं, अपन रिवर्स करते हैं, इस बार कॉपर के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो कॉपर और SHE का देखेंगे तो अब आपकी SHE ज्यादा रिएक्टिव है तो ये एनोड बनेगी, और एनोड बनने के लिए वापस से अपन ने जैसे सी, तो ये तो हो गया आपका जिंक वर्सेस SHE के रेस्पेक्ट में डेनियल सेल, और ये हो जाएगा आपका कॉपर और SHE के रेस्पेक्ट में डेनियल सेल। तो इसमें SHE ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, तो पहले हमेशा क्या लिख देंगे, प्लेटिनम सपोर्ट, और उसके बाद में चूंकि जो एनोड बनता वो न्यूट्रल से आयन शो करता है, इसीलिए न्यूट्रल में आपकी हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, और हाइड्रोजन गैस के बाद में इसका H आयन कंसेंट्रेशन AQ की फॉर्म में लिख दीजिए, फिर ब्रिज की आपकी पैरेलल लाइंस आ जाएगी, फिर कैथोड पे इस बार कौन है, कॉपर। तो कॉपर हमेशा क्या होगा, आयन से न्यूट्रल की तरफ आएगा, ठीक है, आयन से न्यूट्रल होगा। तो इस तरह से अपने पास में ये कॉपर के रेस्पेक्ट में आपको जो है वो SHE को इस तरह से, यानी कि SHE जो होगी वो ये जितनी भी रिएक्टिविटी मेटल सीरीज के अंदर आप देख रहे हैं, तो SHE के जो अबव वाली कोई भी मेटल अगर आप काम में लेंगे तो इसके लिए ये एनोड का वर्क करेगी और SHE आपका कैथोड का वर्क करेगी। और अगर इनमें से कोई मेटल आप चूज करते हैं तो उस केस में SHE आपका एनोड का काम करेगी और डाउन वाली सारी आपकी कैथोड का वर्क करेगी। तो पोटेंशियल में सिलेक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड अपन को ध्यान रखना है, और ये हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज होगा वो प्लस माइनस 0.0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। यस स्टूडेंट, अब अगर अपन को इन सेल के पोटेंशियल्स निकालने हो तो पोटेंशियल में अपन को कुछ वैल्यू गिवन होगी। जैसे अपन जिंक की बात करें तो मान लीजिए जिंक अपने पास में कैसा है आपका, ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, तो लेफ्ट पोटेंशियल अगर अपने पास में सपोज 0.039 वोल्ट दे रखा है, SHE का जो स्टैंडर्ड होगा E0 इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.00 वोल्ट बोलेंगे। अब इसका अपन को अगर पोटेंशियल निकालना तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू हो जाएगा राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी राइट कौन सी है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस साइड वाला है ना, क्योंकि ये पैनल के इस साइड में आप होते तो ये आपका कौन सा हो गया, लेफ्ट, ठीक है, और ये ब्रिज हो गया और ये आपकी राइट साइड हो गई। तो लेफ्ट का कितना है, तो पहले किसका लिखना, राइट का। राइट का कितना आ रहा है, 0.00 हो गया,
वोल्ट माइनस, और लेफ्ट का कितना है अपने पास में 0.39 वोल्ट है ना। तो आपका रिजल्टेंट जो वैल्यू आ जाएगी इस सेल की वो हो जाएगी 0.39 वोल्ट। अब इसी तरह से अगर कॉपर के रेस्पेक्ट में ले लें तो कॉपर का जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास में जो वैल्यू गिवन है अपन को वोल्टेज के अंदर वो ई राइट इक्वल्स टू पोटेंशियल आपको दे रखा 0.45 वोल्ट, जैसे ये पोटेंशियल आपको दे रखा है। तो इसमें आप जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वापस से वही लिखेंगे ई सेल इक्वल्स टू हो जाएगा ई राइट माइनस लेफ्ट, तो ई राइट है ना। अब वही सेम चीज है, इधर वाली हमेशा आपकी लेफ्ट होगी, उधर कैथोड जो होगी वो राइट, तो राइट को पहले लिखना, तो राइट इस बार कितना 0.45, ठीक है। और एसएचई का कितना मानना, एसएचई का जब भी गिवन नहीं हो तो हमेशा उसको स्टैंडर्ड में, तो ई एस एच ई इक्वल्स टू 0.00 वोल्ट, तो ये माइनस 0.00 वोल्ट हो जाएगा। तो फाइनली जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 वोल्ट। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस के बेसिस पे। यस स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, अच्छे से लर्न करिए, प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल्स की। थैंक यू।